हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 10 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जो डेली करंट अफेयर की पीडीएफ है वो आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झील, ताल और कुंड को हम रिवाइज करते हैं। तो रामगढ़ ताल और चिल्वा ताल ये कहाँ पे है? गोरखपुर में है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सीताकुंड मैस्ट्रिक और चक्रकुंड नौमिष ये कहाँ पे है? सीतापुर में है। सीताकुंड और भरत कुंड ये अयोध्या में है। राधा कुंड है, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा कुंड ये कहाँ पे है? तो ये है गोवर्धन मथुरा में। ठीक है, तो यहाँ से याद रख सकते हैं, गोवर्धन मथुरा में है। कोकिला कुंड और कृष्णा कुंड ये कहाँ पे है? तो कोकिला वन मथुरा में है। यहाँ से भी अगर पूछा जाए कोकिला कुंड तो कोकिला वन में है, और कृष्णा कुंड ये भी कहाँ पे है? ये भी मथुरा में है। नौय झील ये मथुरा में है। बलहापरा ये कानपुर में है। लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर व भसनेह जलाशय ये कहाँ पे है? ये झांसी में है। यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं लक्ष्मी ताल, तो रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित झांसी से हो गया। सागर ताल कहाँ पे है? बदायूं में है। मदन सागर महोबा। पगेली फुलहर या गोमती ताल जो कि गोमती नदी का उद्गम स्थल है ये पीलीभीत में है। और दहर झील, भिजवान झील जो कि साई नदी का उद्गम स्थल है हरदोई में है। देवरिया ताल कन्नौज में है, ये याद रखेंगे, देवरिया ताल ये कन्नौज में पड़ता है। भीखा झील ये इटावा में है। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झील और ताल थे जो कि हमने आपको रिवाइज कराए। कल भी आपको ये रिवाइज कराए थे और 2 बार इसलिए रिवाइज कराया ताकि अच्छी तरीके से याद रह सके। इससे पहले भी हमने 2 दिन आपको उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलें और तालों का रिवाइज कराया था। तो कुल मिलाकर के जितनी भी उत्तर प्रदेश में प्रमुख झील, ताल और कुंड थे वो हमने यहाँ पे आपको रिवाइज कराए हैं और उम्मीद करता हूँ ये आपको याद भी हुए होंगे। तो अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित कतर्निया घाट वन्यजीव प्रभाग में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के अध्यक्ष बने? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ ई बुक है ये जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की है। तो और इसे अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी भारत के किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। यहाँ से दोनों ही क्वेश्चन याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका कौन थी तो फातिमा शेख, और अभी इनके जीवन पर आधारित एक पाठ की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, गोवा में। अगला है, हाल ही में UIDAI ने कौन सा नया चैटबॉट पोर्टल लॉन्च किया है? तो आधार मित्र के नाम से। अगला है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। अगला है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे CV रमन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, साल 2041 तक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि भारत के जो सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है मथुरा वृंदावन, तो इसे
2041 तक, कब तक याद रखेंगे, 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। ठीक है, 2041 तक पूरे ब्रज क्षेत्र से पर्यटक वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा वृंदावन जैसे प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र जो है इसमें शामिल होंगे और कृष्ण जन्मभूमि भी इसमें शामिल होगी, जहां पर क्या होगा, जहां पर पर्यटक वाहनों का पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को क्षेत्र में जाने की अनुमति होगी। क्षेत्र के सभी 252 जलाशयों और 24 वनों को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मथुरा वृंदावन तीर्थ स्थल है, इसको जो है 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, याद रखेंगे मथुरा वृंदावन को। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो पर्यटक वाहन है वहाँ पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा पूरे ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, तो इस तरह से जो प्रदूषण है वो जो है यहाँ पे कम होगा। तो याद रखेंगे आप 2041 तक ये लक्ष्य रखा गया है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने के रूप में। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। लखनऊ इस आयोजन का हेडक्वार्टर होगा। स्पर्धाओं की संख्या अधिक होने अथवा सुविधाएं उपलब्ध न होने पर वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर को अतिरिक्त विकल्प के रूप में जो है शामिल किया जा सकता है। यानी कि इसका जो आयोजन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण होगा उसकी मेजबानी हमारा यूपी करेगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कहाँ पे ये आयोजन किया जाएगा, तो लखनऊ में किया जाएगा। लेकिन अगर जो स्पर्धा है अगर उनकी संख्या ज़्यादा होती है, खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ऐसे में अगर लखनऊ में जो है किसी तरह की समस्या होती है तो क्या होगा, तो जो है वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर को भी अतिरिक्त विकल्प के रूप में शामिल किया जा सकता है। यानी यहाँ पर भी ये जो गेम्स हैं वो आयोजित किए जा सकते हैं। आयोजन में करीब 20 स्पर्धाओं से देश भर के 5 से 6,000 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। खिलाड़ियों की संख्या को आधार माने तो यह यूपी का सबसे बड़ा आयोजन साबित होगा। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। ये बात यहाँ से आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा खून की जरूरत पूरी करने के लिए रक्त खोज ऐप, कौन सा है, रक्त खोज ऐप तैयार किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, MNNIT प्रयागराज। दोस्तों, ज़रूरत पर खून के लिए क्या होगा कि अभी क्या है कि खून की अगर आवश्यकता पड़ती है तो काफ़ी समस्या लोगों को उठानी पड़ती है, क्योंकि आसानी से जो ब्लड है वो मिलता नहीं है। अब क्या होगा कि खून के लिए ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी होगी। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि MNNIT ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बीटेक अंतिम वर्ष की 2 छात्राओं ने एक अनोखा रक्त खोज ऐप तैयार किया है। ये जो ऐप होगा लोगों की सुविधाओं के लिए जल्द ही प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। इस ऐप पर रक्त की डिमांड करने पर रक्तदाताओं से सीधे संपर्क हो जाएगा। इस ऐप में तमाम तरह के एडवांस फीचर भी दिए गए हैं, जिससे रक्तदाता के साथ साथ रक्त पाने वाले मरीज का भी पूरा ब्यौरा उपलब्ध होगा। यानी अब ये जो एप्लीकेशन है इसमें क्या होगा, पहली बात तो ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसके बाद आप इसे मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद ये जो एप्लीकेशन है इसमें क्या है कि अगर किसी को रक्त की आवश्यकता है तो जो रक्त की डिमांड करने वाला है वो जो है सीधा रक्तदाताओं के संपर्क में आ जाएगा। तो ये इसमें जो है क्या है, भाग दौड़ नहीं करनी होगी और जिसे भी ब्लड डोनेट करना होगा वो जो है सीधा ब्लड डोनेट कर सकता है और जिसे ब्लड की आवश्यकता है उसे भी आसानी से ब्लड मिल सकेगा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। रक्त खोज ऐप जो है किसने तैयार किया है, तो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बीटेक की अंतिम वर्ष की 2 छात्राएं हैं जिन्होंने ये एप्लीकेशन तैयार किया है। अगला है, हाल ही में किसने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, जस्टिस DY चंद्रचूड़। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ये जो है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, धनंजय से हो जाएगा D, यशवंत से हो जाएगा Y, यानी कि DY चंद्रचूड़। तो इन्होंने कल यानी कि 9 नवंबर को
देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए इस पद पर बने रहेंगे। वो किसका स्थान लिया है उन्होंने? तो उन्होंने जो है जस्टिस उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। डी.वाई. स्थान लिया है क्योंकि ये जो है अभी नियुक्त हो गए हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ को 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया था। वह भारत के 16वें और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ के बेटे हैं और यह पहली बार है जब पिता और बेटे दोनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कहीं ना कहीं आप ज़रूर देखेंगे ये जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो तो बन गए हैं कौन? डी.वाई. चंद्रचूड़, लेकिन इनके नाम पर एक रिकॉर्ड बना है क्योंकि इनके जो पिता है वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। ठीक है, भारत के 16वें और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। वो नाम क्या था उनका? तो वाई.वी. चंद्रचूड़ उनका नाम था और उन्हीं के ये बेटे हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, और अभी जो है ये भी क्या बन गए हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसे में ये पहली बार ऐसा है कि जब कोई पिता और बेटा जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना हो। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम याद रखेंगे आप, डी.वाई. चंद्रचूड़, और इनके पिता जो है 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वाई.वी. चंद्रचूड़। दोस्तों यहाँ पर हम 2021 और 2022 में जो प्रमुख नई नियुक्तियां की गई हैं उनको जो है रिवाइज करते हैं। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज पांडे। भारतीय जल सेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। आरबीआई गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। इसरो के अध्यक्ष अभी ये बने थे पिछले कुछ महीनों पहले, तो एस सोमनाथ। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका। इसके अलावा एनआईए के निदेशक कौन है? तो दिनकर गुप्ता। नीति आयोग के सीईओ अभी बने थे परमेश्वरन अय्यर। और रॉ की प्रमुख कौन है? तो सामंत गोयल, ये जो है रॉ की प्रमुख है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत। सीडीएस कौन बने? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये जो है सीडीएस बने हैं। महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकटरमणी, ये महान्यायवादी हैं। तो दोस्तों ये प्रमुख नियुक्तियां थी जो कि साल 2022 में की गई हैं। इनको आप अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है, इस वर्ष 8 दिवसीय प्रतिष्ठित पुष्कर मेले की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, राजस्थान। दोस्तों इस वर्ष पुष्कर मेले की जो मेजबानी है वो राजस्थान द्वारा की जाएगी 1 नवंबर से 9 नवंबर तक। पुष्कर मेले को पुष्कर ऊंट मेला भी कहते हैं, कार्तिक मेला भी कहते हैं और कार्तिक का मेला भी कहा जाता है। पशुओं में ढेलेदार चर्म रोग फैलने के कारण लोकप्रिय पशु मेले के बिना पुष्कर मेला लगेगा। यानी यहाँ पर क्या है, पशुओं का मेला लगता था, लेकिन इस बार पशुओं का मेला यहाँ पे नहीं लगेगा। पुष्कर मेला उत्सव के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। ऊंट दौड़ भी पुष्कर उत्सव 2022 के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। तो याद रखेंगे आप कि इस साल यानी साल 2022 में पुष्कर मेले का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा, कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये जो है राजस्थान में किया जा रहा है। और इसका जो आयोजन है वो कब से कब तक किया गया? तो 1 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, राजस्थान। अब दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की बात है तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैप में देखेंगे कि राजस्थान है कहाँ पर। तो ये इंडिया का मैप है और यहाँ आप देख सकते हैं ये है मैप में राजस्थान। जो राजस्थान है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा कर रहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की ओर गुजरात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को भी टच करता है। इसके अलावा ऊपर की ओर हरियाणा हो गया और इसके ऊपर ये पंजाब हो गया। तो ये सभी राज्य हैं जिनकी सीमा को साझा करता है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान की अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और राजस्थान जो है ये एरिया वाइज याद रखेंगे, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट पोजीशन पर है, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से।
इस बात को याद रखेंगे। और दोस्तों राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है वो भी याद रखेंगे, और राज्यसभा सीटों की संख्या है कितनी है, तो लोकसभा में है 25 और राज्यसभा में है 10। ये सीटों की संख्या भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ भाई यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, रूस। दोस्तों अक्टूबर 2022 में जो रूस है ये पारंपरिक विक्रेताओं सऊदी अरब और इराक को पीछे छोड़ दिया है और भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। रूस जो 31 मार्च 2022 तक भारत द्वारा आयात किए गए सभी तेल का सिर्फ 0.2% था, तो अभी जो है अक्टूबर में भारत को कच्चे तेल की 9,35,556 बैरल प्रतिदिन की आपूर्ति की है, जो कि अब तक सबसे अधिक है। ये भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का 22% है। समझ सकते हैं कि 31 मार्च 2022 में 0.2% था और अक्टूबर अगर हम बात करते हैं तो 22% है, और इराक 20.5% और सऊदी अरब 16% है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा रहा कच्चे तेल की आपूर्ति के मामले में। तो जो रसिया है ये भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, इस बात को याद रखेंगे आप। दोस्तों रूस की बात अगर हम करते हैं तो रूस से आपको क्या याद रखना है, कैपिटल, करेंसी और इसके प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, करेंसी क्या है तो रसियन रूबल, और इसकी कैपिटल क्या है तो मॉस्को। और जो रसिया है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये जो है भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी फर्म के रूप में उभरी है। 2,30,000 कर्मचारियों के साथ रिलायंस शीर्ष 100 में एकमात्र भारतीय कंपनी है। वैश्विक रैंकिंग में दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स शीर्ष पर है, इसके बाद यूएस माइक्रोसॉफ्ट और IBM, अल्फाबेट और एप्पल है। तो याद रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स के द्वारा अभी जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार कुछ एक सूची जारी की गई है, जिसके अनुसार जो भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है ये जो है भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी और दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी फर्म के रूप में उभरी है, इस बात को याद रखेंगे। और शीर्ष 100 में ये एकमात्र भारतीय कंपनी है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने G20 का लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों पीएम मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। थीम क्या रही G20 की, तो 2023 में जो G20 है ये भारत में आयोजित होगी और इसकी जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये जो है आप थीम याद रखेंगे, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। यह महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। ये थीम सभी जीवन के मूल्य की पुष्टि करता है जो मनुष्य, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव के साथ पृथ्वी पर उनके परस्पर संबंध को बताता है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता स्वीकार करेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि साल 2023 में G20 की अध्यक्षता जो है कौन सा देश कर रहा है, तो साल 2023 में इंडिया ये जो है अध्यक्षता कर रहा है G20 की। ठीक है, याद रखेंगे इसकी थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगर वसुधैव कुटुंबकम आ जाए तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। दोस्तों राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो 1987 की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की वजह से ये मनाया जाता है। यह अधिनियम 1995 में आज ही के दिन लागू हुआ था, यानी कि 9 नवंबर को। यह दिवस लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करता है, साथ ही मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराता है। तो याद रखेंगे आप, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की शुरुआत के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है और ये जो दिवस है ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर।
अगला है कौन सी एयरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, स्काई रूट एयरोस्पेस। दोस्तों स्पेस स्टार्टअप जो स्काई रूट एयरोस्पेस है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से 12 से 16 नवंबर के बीच भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। विक्रम एस रॉकेट भारत में पूरी तरह से एक निजी कंपनी द्वारा निर्मित और संचालित पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। तो याद रखेंगे जो स्काई रूट एयरोस्पेस है ये जो है भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। नाम याद रखेंगे आप, स्काई रूट एयरोस्पेस। तो दोस्तों ये थे 10 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल की वीडियो को क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस जिले में हजारों साल पुराने दुर्लभ प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले हैं? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट था, चित्रकूट। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही आंसर किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले के उमा सिंह ने हिमाचल प्रदेश में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह करके एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।